नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी। आज अपना पूरा परिचय दूंगी मैं आपको। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप का फुल परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। वाकई में मेरे वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो किसी को कुछ वीडियो मिल रहे हैं, किसी को कुछ वीडियो मिल रहे हैं। तो ये मेरा पूरा इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें तो मेरे पापा का नाम है बालकिशन खरे, मेरी मम्मी का नाम है नैना खरे। हम लोग जामी से हैं, छिंदवाड़ा ज़िला, मध्य प्रदेश। और मेरे भैया हैं, जॉब करते हैं बाहर, एमपीबी में है। भाभी स्टाफ नर्स है। मेरी दीदी है मुझसे बड़ी, उनका ससुराल परासिया का है, पर नागपुर उमरेड में शादी हुई है। मेरे जिया जी WCL में हैं। और फिर सबसे छोटी मैं हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी WCL में हैं, गिरधारी चांदवंशी, जिसके बारे में मैं आप लोग को, मेरी जो भी कहानी है वो गिरधारी चांदवंशी और मुझसे रिलेटेड है, जो मैं डालती रहती हूँ हमेशा। WCL के रिटायर्ड कर्मचारी है मेरे पापा। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पर मेरी मम्मी सर्वगुण संपन्न, उनको हर चीज़ आता है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना, कुकिंग, A to Z वो सर्वगुण संपन्न है। उनसे ही हमें सीखने को मिला, मुझे, मेरी दीदी को। और ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और मेरी शादी 2013 में राम मंदिर परासिया से होती है। उसके बाद में मेरे 1-2 वीडियोस में मैंने बताई हूँ, आप प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिएगा और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। मेरे हस्बैंड लछुआ भजिया, एक गांव है सिंगोड़ी के पास, अमरवाड़ा तहसील पड़ती है, जहाँ तक मुझे याद नहीं ठीक से, पर वहाँ का है मेरा हस्बैंड। तो लछुआ भजिया से वो है, उनके पैतृक घर उनका वहीं पे है, पर वो सब टूट गया है। हमारा कहने को कोई भी ससुराल नहीं है। हमारा ससुराल कहा जाए तो मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो थे जब भी हमारा कोई ससुराल नहीं था, क्योंकि गांव से ये लोग निकल निकल के बाहर आ गए हैं। और सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले शादी किया, तो उनकी वाइफ है, मेरे जेठ की बात बता रही हूँ मैं। तो मेरे जेठ ने शादी किया WCL कर्मचारी से। तो उनकी वाइफ WCL में, उनके मायके की जॉब है उनकी। वो भी 7 बहन है। मेरी जेठानी सबसे बड़ी, वो भी 7 बहन है। पर आज मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताऊँगी कि 7 बहन हैं, मुझे इस मैटर में बोलने का हक तो नहीं है, पर जो टॉर्चर इन्होंने मुझे किया उस नाते से मैं बोल रही हूँ कि ये कहने को तो 7 बहन है, पर मेरी एक ही बहन सब कुछ है मेरे लिए। मतलब मेरा पूरा ध्यान रखती है, सब चीज़ में मेरे आगे बढ़ने में मेरी बहन का हाथ है। जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकली तो मेरे जीजा जी, मेरी दीदी, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि मैं सही थी। मैंने अपने ससुराल में अपना 100% दी हूँ, इसीलिए मेरा सब सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरी प्रताड़ना देखी है, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार देखा है, और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ये भी उन्होंने देखा है। शादी से लेके घर आते तक मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरे जो बड़े जेठ हैं, लछुआ भजिए से ये लोग निकले, तो इनने शादी करके ये चांदा मेटा में बस गए। फिर गिरधारी एक एक करके नौकरी लगी सबकी। पिंकेश की, अमित की नौकरी लगी तो वो बाहर चला गया, STF पुलिस में था वो, छत्तीसगढ़ में, वो बाहर चला गया था। फिर उसके बाद गिरधारी की नौकरी लगी। गिरधारी की नौकरी लगी तो वो परासिया में किराए के घर से रहने लगा, उसकी माँ और पिंकेश और ये लोग। चांदा मेटा में उसके बड़े भाई भाभी रहते थे, पर पिंकेश, गिरधारी और उसकी माँ एक चांदा मेटा में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि 500 का जो रूम लिए थे रेंट से, उसमें रहते थे ये लोग। तो ये लोग गांव से निकल निकल के ऐसे बाहर आए। अब आप लोग सबको मैं आज बताऊं कि इसमें हमारा ससुराल कौन सा हुआ।
कोई भी ससुराल नहीं है हमारा। हम अगर जाके रहना चाहें कहीं पे इज्जत से, या फिर हम जाके कुछ दिन रुकना चाहें तो कहाँ रुकेंगे? कोई भी तो ससुराल नहीं है हमारा। हमारा कहने को ससुराल बना दिया गया है चानामेटा, जेठ जिठानी के घर में, क्योंकि उनको उनको सर्वोपरि बना दिया गया है। हमारा कहने को ससुराल चानामेटा है, पर हमारे साथ वहाँ अच्छा बिहेव नहीं होता था। खुद से राशन भरना है, खुद से काम करना है, खुद से सब कुछ करना है, उसके बाद भी बिहेव ऐसा होता था कि हम मतलब हम सास ससुर के घर की बात अलग रहती है, आप समझ ही सकते हैं, और जेठ जिठानी के घर की बात कैसे रहेगी। मेरी जिठानी तो सबको ये बताती थी कि मैं अपना बेडरूम भी शेयर करती हूँ। मतलब क्वार्टर में एक ही बेडरूम रहेगा ना, वो जो भी बहुएं जाती है वो बोलती थी कि मैं अपना बेडरूम देती हूँ सबको। तो आप बताइए, हम लोग खुल के कहीं ज़िंदगी जी पाए हैं? बिल्कुल नहीं जी पाए हैं खुल के ज़िंदगी, कहीं पे भी नहीं। हमारा कोई ससुराल होता तो हम लोग सब अच्छे से रहते, हमारी भी मनमानी करते कि हाँ हम ऐसा सजा लेते हैं ससुराल को, ऐसा कर लेते हैं, मम्मी जी ऐसा कर ले, पापा जी ऐसा कर ले, ऐसा रह ले, या फिर ऐसा इसको ये कर ले। चानामेटा में हम क्या अपने मनमानी कर सकते थे? आप लोग जो कोई भी जेठ जिठानी के घर से परिचित होंगे, अपने अपने झांक के देखिए, क्या उनके घर में आप मनमानी कर सकते थे? मनमानी मतलब ये कि पूरा हक अधिकार से रह सकते थे। हम तो राशन पानी, हमको पिताजी की ड्यूटी दी है करके हम राशन पानी सब कुछ लेते थे। कोई भी कार्यक्रम होता था तो सब इकट्ठा मना देते, तो हम राशन पानी हर कुछ लेके देते भी थे, और साथ पे काम भी करती थी मैं, राशन पानी हर चीज़। तो आप समझ ही सकते हैं। तो लछुआ भजिया की ये हैं, और गांव से निकले हुए हैं, और गांव की चालाकी अलग ही रहती है, एक अलग ही चालाकी रहती है उनमें। गांव के कुछ लोग हैं, नहीं बहुत से लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी, बहुत इज्जतदार लोग हैं, गांव के जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इज्जतदार। पर कुछ लोग ऐसे चुरकट भी हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा, तो गांव से निकल के बाहर आके ये लोग दूसरे के साथ ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मेरी 2013 में शादी हुई, 16 जुलाई 2013 में मेरी शादी हुई परासिया राम मंदिर से। फिर ये मेरी गृहस्थ जीवन चलता गया। फिर 2023 नवंबर 2000 को मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद लगभग एक आधी महीना या 15 दिन मैं अपने ससुराल में रही। उसके बाद 18 जनवरी 2018 को मैं अपने मायके आ गई। मतलब झगड़ा हुआ तो मुझे गिरधारी ने घर से निकाल दिया, तो मैं अपने घर आ गई। उस तारीख से लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम इतने दिन से क्या कर रही थी? कुछ नहीं की तुमने, कोई एक्शन नहीं ली। जिसके ऊपर बीतती है ना उन्हीं को पता रहता है, तो उपदेश देने वाले को क्या पता रहेगा। तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती करती हूँ कि प्लीज़ उपदेश मत दीजिए। हाँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करिए, पर उपदेश मत दीजिए। अब मैं किस किस को बताऊंगी, इसलिए आज सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ पूरी डिटेल में, चाहे वीडियो लंबा हो, आप सुनिएगा। जिसको जानने की इच्छा है तो वो मेरे वीडियो सुनिए, देखिए। तो क्या होता है कि 2018 में जनवरी में जब मैं घर आई, तो उसके बाद मैं ऐसी स्थिति में आई थी कि मैं अपने बेड से नहीं उठ पाती थी। मुझे इतनी दर्द, तकलीफ, मानसिक तकलीफ अलग, शारीरिक तकलीफ अलग। मेरे मतलब जो पीरियड्स कंटिन्यू रहते हैं कुछ दिन, तो वो भी तकलीफ अलग। तो ये सब तकलीफ में मैं हूँ, और मेरा पति एक भी फ़ोन कुछ नहीं करता, ना फ़ोन करता। उसको बहाना मिल गया था कि घर से गई है, ना फ़ोन करता है, ना उसके घर वाले एक हाल चाल पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते उसके घर वाले। ना वो, उसने, गिरधारी ने उसके घर वालों को क्या कहानियां बताया है, वो मैं आज वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। जब मैं सुनी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब मैं आ गई तो उसने मुंह काला कर लिया था, तो उसके घर वालों को कुछ तो कहानियां बताया होगा। घर वालों को, समाज को मेरे बारे में कितनी सारी कहानियां बताया है, जो मुझे धीरे धीरे करके पता चल रही। इसने ये कहा, गिरधारी ने,
कि बोले उसने सोफे से कूद कूद के अपने बच्चे को मार डाली। गिरधारी, तुझे थोड़ी सी भी शर्म है? क्या बोलता फिर रहा है तू मेरे बारे में? मैं तुझे माँ बनने के लिए इतना बोल रही थी, और मैं अपने बच्चे को 9 महीने बकायदा पेट में रखूंगी, और मैं ही अपने बच्चे को मार दूंगी। थोड़ी शर्म हया होगी ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। थोड़ी सी भी शर्म हया होगी तेरे अंदर तो। मैं एक माँ हूं और मुझे तू इस तरीके से बोल रहा है कि मैंने अपने बच्चे को मारी हूं, सोफे से कूद कूद के। नीच है तू। सोफे से कूद के मैं अपने बच्चे को मारूंगी? गिरेबान में झांक के देख तू, तेरे कुकर्म अंदर छुपे हैं तेरे, जो दुनिया में और किसी को नहीं पता, तुझे और मुझे बस पता है। झांक के देखना एक बार, तब तुझे समझ में आएगी कि तूने किया क्या है। कुकर्म कर लिया और मुझे ब्लेम लगा रहा है तू। मुझे समाज से इधर उधर से सुनने को मिल रहा है, और तेरे घर वाले बोल रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को खुद मारी हूं सोफे से कूद के। सुअर, शर्म कर। जिस तरीके से मेरी बेटी तड़प तड़प के मरी है ना, तू भी और तेरा परिवार भी तड़प तड़प के मरेगा। मेरी ये बद्दुआ है, मेरी बेटी की ये बद्दुआ है। मुझ पे ब्लेम लगाने वाले, अपने अंदर झांक के देख। मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूं जो अपनी बेटी को खुद मारूंगी? 9 महीने मैंने पूरा उसको पेट में रखी। प्रोसेस सेम वही हुई जो एक जीवित बच्चे को लाते हैं। तो मैं वो तकलीफ अपने आप को देने के लिए, और माँ बनने के बाद क्या क्या नहीं चेंजेस आता बॉडी में महिलाओं के। कुछ लोग तो धूर्त हैं, उनको समझ में नहीं आती है कि एक पढ़ी लिखी महिला जो उस पेशे से है जिसमें बोलना पड़ता है, तो बोल बोल के आज जब मैं बता रही हूँ तो कुछ धूर्त लोग मुझे बोलने से रोक रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऐसी बातें मत करिए, ऐसे प्लेटफॉर्म में ऐसी बातें मत करिए, आपसी बातें मत बताइए। तो आपसी बातें मैं कहाँ जाके बताऊँ? मैं वीडियो के माध्यम से बना दे रही हूँ ना, आप सब सुन लीजिए। कोई मैं अश्लीलता कर रही हूँ क्या कुछ? ऐसे धूर्तों को ना, कसम से कह रही हूँ, उनके साथ कभी मैं, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, ऐसे कोई दुश्मन के साथ भी ना हो। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि धोखे से तुम्हारे साथ कल को ऐसा हो गया, जो मेरे लिए कुछ कुछ बातें बना रहे हैं, फिर कहाँ मुँह छुपाते फिरोगे? इसलिए साथ नहीं दे सकते तो कम से कम बातें भी मत बनाइए। हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। हाथ नहीं जोड़ सकती हूँ कैमरा पकड़ी हूँ तो बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ब्लेम लगा रहे मेरे ऊपर कि मैंने अपनी बेटी को मारी हूं। शर्म करो, शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सब के सब तुम लोग मेरे बारे में जो समाज में ऐसी घटिया घटिया बातें बताते फिर रहे हैं, सामने दम है तो आज तक तूने मेरे सामने बोला ये सब बातें? तेरी दम है, तेरी औकात है गिरधारी, और तेरे परिवार की औकात है कि मेरे सामने ये बोल दे? पकड़ के तेरे को ना वहीं मारूंगी मैं, सच बता रही हूं मैं। अगर एक भी बार तूने ऐसा मेरे सामने आमने जो मेरे पीठ पीछे बोलते फिर रहा है ना, तेरे कुकर्मों को तो मैंने दुनिया के सामने ले आई। ये देख तूने जो कुकर्म किया, और तेरी अगर दम है तो मेरे सामने एक बार आके बोल कि तूने तेरी बच्ची खुद मारी है, और जो भी फालतू के बकवास करते फिर रहा है मेरे सामने, एक बार आके मेरे सामने भर बोल दे। किस बात का डर तेरे को? मैं तो तेरे सामने क्या, कोर्ट में भी एक दिन तेरे से मेरी बहुत जोर से लड़ाई हुई थी ना, जब मैंने कोर्ट पे तुझे कितने बुरे तरीके से जलील करी थी, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सच है, मेरे पास सबका साथ है। तेरे पास है कुछ? 2019 में आप लोग जागरूक हो तो शायद जानते होंगे कि 2019 में कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, और कोरोना 2020 तक चला। शायद आप लोग पढ़े लिखे जागरूक हो तो जो मुझे अब दोबारा ये ना बोले कि इतना लेट क्यों कर दिए तुमने, पहले केस क्यों नहीं करे। कोरोना मेरे बस का थोड़ी था। मैं तो चाह ही रही थी कि कोरोना जैसी महामारी क्यों आ गई, उस बीच तो गिरधारी अब तक अंदर होता। मेरे लेट होने से गिरधारी को फायदा हुआ पूरा, मुझे थोड़ी कुछ फायदा हुआ। मुझे फिर बाद में फायदा हुआ, इसका मुझे तुरंत एहसास तो नहीं हुआ,
पर मुझे बाद में फ़ायदा हुआ कि अगर तुरंत कुछ भी करते तो ये लोग तो फिर भी एक दूसरे से जुड़े होते। आज तो ये खुद से अलग हो रहे हैं, मतलब एक तो खुद से अलग होके चली गई। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो शायद मेरे भी रिश्ते में ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से मैंने कुछ नहीं की। आप दोबारा मत पूछिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। दोबारा मुझसे एक भी सवाल मत करिएगा कि आप इतने लेट क्यों हो गए, आपने क्यों कुछ नहीं कहा। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, मेरी पूरी तैयारी थी कि जैसे कोविड ख़त्म होगा मैं केस करूँगी इसके ऊपर। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ 2020 में, मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि 2 औरत शादी करके रह रही है, मैंने अपने पूरे परिवार को, मेरे मामा मामी, मेरे पूरे रिश्तेदार, 2-3 कार से हम लोग मेरे ससुराल गए सिर्फ चर्चा करने। गणेश जी बैठे हुए थे तो हमने सोचा यही एक अच्छा मौका है जहाँ सब इसके परिवार जुड़ेंगे और सबसे बैठ के मिल के बात करने का मौका मिलेगा। तो मैंने खुद से अपने मम्मी पापा को, सबको, पूरे परिवार को बताई और सब चलने के लिए इकट्ठे हुए। तो जब हम लोग इनके घर गए, कहाँ पे, अब हमारा कोई ससुराल नहीं है ना, यही हमारी सबसे फूटी किस्मत है। तो हम लोग अपने जेठ जिठानी के घर गए, जहाँ हमको घुसने में भी पाबंदी है। मेरा ससुराल होता तो मैं चाहे वहाँ 10 साल बाद भी जाती तो वो तो मेरा ससुराल ही होता ना। अब गणेश जी बैठे थे तो मेरी माता राम, जो मेरी सास, नीचे धरती पे बैठी थी और गणेश चांदवंशी सोफे में बैठे थे और वो दोनों बच्चियां, पिंकी की जो दोनों बच्चियां हैं, वो पलंग में सोई थी। तो मैंने तो उनको पहचान ली थी, पहले से ही फोटोग्राफ में देखी थी कि ये 2 लड़कियां हैं, एक औरत जिसको लेके आया है इसने। तो जैसे ही गार्गी ने गेट खोली, मुझे देखते से पीछे से एक दरवाजा है। अब मुझे तो मनगढ़ंत कहानी सुनाई पिंकी ने बाद में कि हम लोग, मैं तो चांदामेटा गई थी और सुषमा कॉलेज चली गई थी। बोले अच्छा, ससुराल में आके इनको कॉलेज पढ़ा रहा है। मुझे तो पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी, रखी हुई औरतों को पढ़वा रहा है। चलो, जैसा पिंकी ने बताई कि आप लोग आए थे जिस दिन मैं परासिया में थी, काम कर रही थी परासिया में, दुर्गा के घर में, गायत्री दुर्गा के घर में काम कर रही थी बोले, और ये सुषमा बोले कॉलेज चली गई थी। पर मेरे अनुमान से ऐसा है कि शायद से ये दोनों पीछे के दरवाजे से भाग गई थी। हम लोग जैसे ही गए तो मैंने पूरे घर भर में छानी कि ये कहाँ है करके, बच्चियां तो यहीं हैं, ये नहीं दिख रही है, दोनों औरतें नहीं दिख रही है करके। तो जब तक मेरा परिवार, गणेश जी बैठे थे तो मेरा परिवार पूरा बैठा नीचे, फट्टी बिछाए थे ये लोग ने, चटाई बिछाए थे, तो उसमें मेरा पूरी फैमिली बैठी। अब मेरे अंदर इतना आक्रोश था कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने जेठ के सामने ऊपर बैठी थी सोफे में, इतने आक्रोश था मेरे अंदर। वो भी मैं इज्जत से गई थी, कोई और महिला रहती तो वहां जाके हंगामा करती, पर मैं इज्जत से गई और मैंने वहां पे बात करी। तो मेरा जेठ कहता है कि तुम कौन, हम नहीं पहचानते तुमको। और मेरी जिठानी, आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, इस तरीके से हरकत कर रही थी मेरे सामने आके, जैसे कोई किन्नर करता ना ताली ठोकता है, वैसे आके सेम मेरे सामने ताली ठोक रही थी कि इतने दिन से कहाँ गई थी तुम, ऐसा करके किन्नरों की तरह ताली ठोक रही थी मेरे सामने आके। तो इतने दिन से कहाँ गई थी तुम, ये सवाल मुझे उनसे करना चाहिए, उल्टा मुझसे कर रही है सवाल। और दोनों औरतों को मस्त नौकरानी बना के रख रहे हैं, जो पिछली रिकॉर्डिंग में तो सुने ही होंगे कि पिंकी पगारे ने कही है कि सब परिवार वालों को क्या लेना देना था, उनको तो नौकरानियां मिल गई थी बोले काम करने के लिए। सुनिएगा पिछली रिकॉर्डिंग भी, अगर मेरा कुछ भी झूठ लगता होगा रत्ती भर तो पिछली रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि इनको सिर्फ नौकरानियों से मतलब था, इनको समाज से, इनको कोर्ट से, न्यायालय से कोई लेना देना नहीं, ना इनको कानून से कोई मतलब है। इनका कानून खुद का घर का बनाया हुआ है, इनके नियम कानून घर के बनाए हुए हैं, इनको ना समाज से मतलब, बस पीला चोला पहन लिए, गायत्री परिवार से जुड़ गए हैं, पीला चोला ओढ़ लिए हैं
और झोला टांग लिए हैं और उसमें सबको बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और घर पे ऐसा बाहर मीठी मीठी प्रवचन, बाहर मीठे मीठे प्रवचन देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। घर में भी तो अच्छे से रखना चाहिए, बहुओं को अच्छे से रहना चाहिए ना। तो मुझे पूछते हैं सबके सामने कि इतने दिन से कहाँ गई थी तुम, किन्नरों की तरह ताली ठोक के मुझे बोल रही थी मेरी जिठानी। मुझे तो तुरंत के लिए ये समझ में नहीं आया कि ये जिठानी बोलूं कि जेठ बोलूं इसको। सच बता रही हूँ मैं, कसम से इस तरीके से ताली ठोक रही थी वो मेरे सामने। मुझे तो तुरंत के लिए समझ में नहीं आया कि ये कौन है मेरे सामने खड़ी, इसको जेठ बोलूं कि जिठानी बोलूं। तो ये सब हरकतें की उनने। और मेरे पापा बेचारे इतने सीधे साधे हैं। मैं डालूंगी मेरे पापा की फोटो कभी या वीडियो। बेचारे आज सीधे नहीं होते ना तो गिरधारी और उसके परिवार को भिंगरी बना के रख देते। और मेरे भाई लोग, मेरे भाई 6 फुट के हैं। अगर मैंने रत्ती भर भी उनको बता दी ना कभी कि मेरे साथ ये हुआ था करके, उनको मैं कभी भी अपने मामले में इन्वॉल्व नहीं करती, क्योंकि उनका गुस्सा फिर वो अपने गुस्से से आपा खो देंगे। फिर वो गिरधारी तो उनके सामने छोटा सा दिखता है, एक ही मारेंगे तो पलट जाएगा गिरधारी। पर मैं इतनी, आज तक मैंने अपने भाई को कभी शामिल नहीं करी मेरे मैटर में, और आज भी नहीं करती हूँ। उनको पता है कि उनकी बहन हिम्मत वाली हो गई है, हिम्मत है उसके अंदर। आए थे मेरे भैया कोर्ट में गवाही देने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ तो पूरा मेरा परिवार खड़ा है। तो इसीलिए मैं आज इतनी हिम्मत से आप लोग से बात कर पा रही हूँ। अगर मैं मेंटली दुखी रहती तो क्या मैं ये सब कुछ बोल पाती और इतना संभल पाती? तो जब हम लोग उनके घर गए और बातचीत करे तो मेरे पापा को बोलते हैं कि, मेरे पापा ने बोले आए आप लोग एक भी बार लेने मेरी बेटी को, या फिर फ़ोन मैंने किया था तो कोई जवाब दिए? तो आज शायद आप लोग का क्लियर हो जाए कि मुझे लेट किस लिए हो गया। और रही बात फिर जब हम लोग 2020 का मैं बता रही थी ना कि जब जेठ जिठानी के घर हम लोग गए पूरा परिवार के साथ, तो उनने हमारी बेइज्जती कर दी। बोलते नहीं हम आपको नहीं पहचानते, आप लोग कौन है। तो फिर हमें वहाँ से मजबूरी में, अब मेरा घर तो शिवपुरी में था ना, जब जेठ जिठानी का घर, हमारा ससुराल कोई नहीं है और जेठ जिठानी के घर में वो एंट्री नहीं दे रहे बहू को, और 2 बहुओं को छुपा के रखे हैं घर में ही। मेरे पास विथ प्रूफ है कि सारा फैमिली दोनों बहुओं के साथ कैसे रहता था। मैं ये प्रूफ को अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आखिरी में दिखाऊंगी, जब परिवार दोनों को एक्सेप्ट करके रख रहा है और जो लीगल बहू है उसकी कोई गलती भी नहीं और उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसके बाद मैं शिवपुरी चली गई। मैंने कहा ठीक है, गिरधारी को फ़ोन लगाई मैंने कि तुम कहाँ हो, और मैं तुम्हारे घर आई थी, भैया भाभी के घर आई थी मैं तुम्हारे। अब ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं पहचानते, तो तुम कहाँ हो? मैं वहीं आ रही हूँ। तो वो ड्यूटी पे था अपने। तो मैं जब शिवपुरी गई तो इनने क्या काम करे, शिवपुरी की क्वार्टर में ताला लगा है बाहर गेट में। तो हम लोग ने सोची अब आ ही गए हैं तो हम एक कंप्लेन ही कर देते हैं। पुलिस कंप्लेन करने गए हम शिवपुरी में। शिवपुरी में जब कंप्लेन करने गए तो वहाँ पे सबको पता है कि इसने 2 औरत रखा है, सबको पता है, पुलिस वालों को खुद पता है कि इसने 2 औरत रखा। वो कहते थे कि बोले बारूद इशू करता था ये पहले, तो बोले ये हमेशा रिपोर्ट देने बोले पुलिस स्टेशन आया करता था, तो पुलिस वालों को सेट करके रखा होगा। अब नया स्टाफ आता है ना हर बारी, तो जिन पुराने स्टाफों को सेट करता रहा होगा, 2-4 उसमें से रहे होंगे। तो वो मुझे बता रहे थे कि बोले आता था ये चोमू टाइप का दिखता, बोले आपका हस्बैंड, और बोले हमेशा यहाँ रिपोर्टिंग करने आता था बोले। तो फिर जब हम वहाँ गए तो एक मैडम थी, मरकाम मैडम, पता नहीं शायद मैं नाम भूल रही हूँ। वो मैडम ने अच्छा कोऑपरेट करी थी। उसने मुझे, मैंने बोली कि मैडम मैं, बोले चाहते क्या हो, तो मैंने कहा रहना चाहती हूँ मैं। वो मैडम ने इतना अच्छा कोऑपरेट करी। फिर क्या हुआ कि मेरे घर का ताला तुड़वाई। वहाँ इतनी सारी पुलिस
गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, इतने सारे पुलिस वाले। रात हो गई थी, 7:30 8 बज रहे थे रात के, और ये गेट का ताला नहीं खोल रहा था गिरधारी। पुलिस वाले आए, सब गाड़ियों समेत, बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी वहाँ पे। सब देखने वालों की भी, पुलिस वालों की भी, इतने सारे लोग खड़े थे वहाँ। और मेरी फैमिली भी, बहुत सारे लोग हम लोग गए थे। तो इसने क्या काम किया देखे, चालाकी। जो जहाँ रहता है वहाँ थोड़ी बहुत बना के रख लेता है। वो भी कैसे उसको पता है कि आज नहीं कल जो मैंने गलती किया हूँ वो अगर उजागर होगा तो मेरा साथ देने वाला भी तो कोई होना। उन्हीं के जैसे साथ देने वाले उन्हीं के जैसे रहते हैं। तो क्या हुआ कि अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना हिंट कर रही हूँ कि बीएमएस में मैंने इसको ज्वाइन करवाई थी, गिरधारी को। पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन करवाई थी बोल बोल के कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे मामा जी लोग सब पॉलिटिक्स में थे। तो गिरधारी को मैंने ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाया था, और उसके बाद में इसने वही पॉलिटिक्स का यूज़ कर ला, इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ कि जब पुलिस वाले गेट खुलवाने लगे, ताला कि हाँ रीना तुम यहाँ रहो, अब तुम्हारे घर में रहो, तो उसने ताला खुलवाई पुलिस वाले ने। फिर मुझे कहती है कि ठीक है आप लोग यहाँ रहो। अब मैं अंदर अपने परिवार के साथ गई शिवपुरी के क्वार्टर में। मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरी मौसी, मेरे मामा मामी, सब लोग, हम बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग, वो लोग मुझे छोड़ने गए थे अपने घर। तो मेरे बैग्स थे। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, ये इतना चतरा है गिरधारी, ये सोचता है कि हम लोग इसकी चतराई नहीं समझेंगे। ये इतना चतरा है, अपना सोर्स यूज़ करके और पूरे कॉलोनी की लाइट कटवा दिया। लाइट क्यों कटवाया था इसने, उसका भी कारण है कि जैसे ही मैं अंदर जाती और मुझे सारे सबूत मिल जाते कि औरतें यहाँ रह रही है, कौन है क्या है, पुलिस वाले के सामने मैं बताती सब कुछ, और उनके कपड़े लत्ते और घर। बाप रे, कहने को तो दो दो औरत थी इसके साथ, और घर इतना बेकार रखे थे ये लोग ने। बाप रे, मैं मुझे मेरा घर इतने दिन बाद देख के ही मुझे गुस्सा आ गई थी। पूरे सब घर को ऐसा बेकार करके रखे थे। सामने ही गेहूं पड़ा, सब इधर ये पड़ा तो उधर वो पड़ा, मतलब रहने का इनको ढंग नहीं किसी को भी। ये लोग तो ऐसे इंसान है कि जैसे डॉगी होता ना, वो भी अपनी जगह में थोड़ा इधर उधर पूंछ से झाड़ के और बैठता है। और ये लोग भी ऐसे ही थे कि खाने के समय बस थोड़ा इधर उधर कुत्ते की तरह पूंछ से झाड़ लिए और बैठ के खा लिए। आजू बाजू गंदगी पड़ी, कुछ पड़ी, इनको कोई मतलब नहीं। वैसे ही मेरा घर कूड़ेदान टाइप का करके रखे थे। ये दो दो औरत क्या कर रही थी, सहूर था इनको, ढंग था। और इनसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, इनको तो अश्लीलता से ही फुर्सत नहीं थी तीनों को। तो ये लोग, घर इतना मेरा गंदा था, सामने ही दरवाजे पे ही बोरियां रखी है ढेर सारी, पता नहीं काय काय की, और मशीन कहीं पड़ी। और इतना ही देख पाई थी कि लाइट कटवा दिया इसने। लाइट कटवाया तो मैं, अब मैं टॉर्च में कितना ही देखते हम लोग। और इसको थाने में बिठलवा ली थी पुलिस मैडम ने, जो भी थी मैडम ने। तो फिर मुझे इसने फिर क्या, थोड़े देर बाद उनसे भी सेटिंग हो गई, मैडम से। तो मैडम से सेटिंग हो गई तो मैडम बोलती है कि रीना आओ यहाँ पे साइन करने आ जाओ, बोले। अब ये लोग, सूरज इसका दोस्त और वो प्रखर, आगे आगे ही होशियारी मार रहे थे। क्या बोलते हैं कि निकलो निकलो घर से, बोले निकलो निकलो। उसके बाप का घर था ना, मैंने बनाई थी ना वो घर। सूरज के बाप का घर था या फिर वो प्रखर के बाप का घर था वो। मैं डरती हूँ क्या किसी से, मैं किसी से नहीं डरती। तो उनके बाप का घर था। इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं कि चलो चलो उधर मैडम बुला रही है, सब निकलो निकलो, बोले। मेरे पूरे रिश्तेदारों को निकाल रहे हैं, बोले मैडम बुला रही है उधर, मैडम बुला रही है, बोले निकलो अब उधर ही निपटेंगे, बोले ताला लगाओ घर पे, बोले। मेरे घर में ताला लगवा दिए इनने। और मैं, मेरे पूरे रिश्तेदार बेचारे, आस पड़ोस के इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, शिवपुरी के, कि बेचारों ने इतने सारे लोगों के लिए पोहा बनाए और उनको खिलवा रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं जब तक मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। फिर हमारा, इनने समझौते के लिए इनकार कर दिया। नहीं, बोले मैं कोर्ट से ले जाऊँगा, वहाँ भी कह रहा है मैं कोर्ट से ले जाऊँगा। तो भाई साहब, आप लोग सब सुन लीजिए मेरा मैटर कैसे कोर्ट तक गया। ये अश्लील आदमी के कारण। अगर मैं वहीं से ही अपने घर में रहने लगती तो मैं इन दोनों को धीरे धीरे, जो भी था, मैं सब कुछ अलग हो जाता। पर इनने सोचा कि अब कोर्ट से ले जाऊंगा बोल के, और बहुत सारे टाइम लंबा करूंगा मैटर, मतलब 8 साल 10 साल कोर्ट में मैटर चलेगा।
जब तक ये शादी कर लेगी दूसरी। मैं ये 1000 बार हर वीडियो में कहूँ क्या। हाँ चलिए अब आते हैं कोर्ट का मैटर। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोर्ट में अब कोई मैटर नहीं चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने दबाववश जो कोर्ट से ले जाने की बात कहा था, तो वो कोर्ट में उसने लगाया था मुझे ले जाने के लिए। तो कोर्ट में इसने ले जाने के लिए लगाया वहाँ पे, और जब धीरे धीरे मैटर को 5-6 साल हो गए, धीरे धीरे मैटर को चलते चलते कोर्ट में 5-6 साल बाद निर्णय हुआ। उसने जो मेरे ऊपर ले जाया था, घर ले जाने के लिए लगाया था जो केस, उसमें 5 साल बाद निर्णय हुआ। और जब कोर्ट में केस चल ही रहा था तो मुझे एडवोकेट सर ने कहा कि तुम भरण पोषण का लगा दो। तो मैंने गिरधारी के बाद भरण पोषण का लगाई थी। चाहती तो मैं इसके ऊपर 498 घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना और भी बहुत सारे केस लगा सकती थी। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल चलेगा और कोर्ट से मैं इसके साथ चले जाऊंगी घर, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए मैंने अब कोर्ट तो जा ही रही हूँ करके, इसने दबाव बस सेक्शन 9 वहाँ से लगाया मुझे ले जाने के लिए, तब मैंने जाके अब कोर्ट जा ही रही हूँ करके मैंने भरण पोषण का लगाई। वो भी मुझे एडवोकेट्स ने सलाह दी है कि तुम तो एक काम करो, जब तक भरण पोषण का लगाओ, वरना 4-5 साल से मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा था। ये 1 भी रुपए नहीं मिले मुझे 4-5 साल, जो कोर्ट में 5 साल केस चला, और जब से मैं घर आई तब से 1 रुपए भी नहीं दिया। ना इसने दिया, ना इसके घर वाले ने झांक के देखे, कुछ नहीं किए। तो मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही होगी? मेरी ज़िंदगी मेरे मम्मी पापा की बदौलत, मेरे भाई मेरे बहन के बदौलत, इस घटिया इंसान से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी हूँ मैंने। इसके घर से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी हूँ। और मेरे जीजा जी, मेरी दीदी, दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट दीदी जीजा जी हैं। और मेरे भाई मेरे भाभी वर्ल्ड बेस्ट भाभी भैया है। मेरे मम्मी पापा भी इतने अच्छे इंसान हैं। कहते हैं ना कि जब आपसे कोई कुछ छीनता है तो आपको कुछ और अच्छा दे देता है। तो मेरे नसीब में मायके तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने भी अपना ससुराल में 100% दी हूँ, इसीलिए मुझे मायके में अच्छे से एक्सेप्ट करे। नहीं तो आज कितनी मेरे जैसी कितनी बहनों की ज़िंदगी मायके में भी ख़राब है। उनको ढंग से मायके में नहीं रहने दिया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पति से जो अलग है। पर मैं मेरी कुछ लाइफस्टाइल में डालूंगी, जब से मैं घर आई हूँ मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताते रहूँगी, देखना मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी। गिरधारी ने क्या ज़िंदगी दिया था मुझे, उससे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मैंने अपने घर में शादी होने के बाद जब घर आई हूँ तब बिताई हूँ। क्योंकि मुझे मेरे परिवार ने मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दी है। फिर क्यों दिए? क्योंकि मैं बीमार रहने लगी थी। फिर मेरी दीदी ने मुझे नागपुर ले गई अपने घर कुछ दिन के लिए, वहाँ रखी। उनकी एक बेटी थी 6 महीने की, मेरी दीदी की 6 महीने की बेटी थी, और मेरी दीदी की 9 महीने की बेटी रहती, और मेरी भाभी की 6 महीने की रहती और मेरी 3 महीने की रहती। ऐसा अंतर था हम लोग की प्रेगनेंसी में भी। तो मुझे उसको दिखाने के लिए कि आजा, इसको खिलाना, बोले ये भी तेरी बेटी है आजा। तो मैं फिर दीदी के घर गई, और फिर मैं उसको सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, सच बता रही हूँ मैं। उसका गीतांजलि नाम है, आज वो 7.5 साल की है, और उसको मैं आलू बोलती हूँ प्यार से। तो उसको मैं, पता नहीं कि उससे मेरी बहुत ज़्यादा चाहत है, कि ये सोच के कि मेरी बेटी से ये सिर्फ 6 महीने बड़ी थी। तो मैं उसमें अपनी बेटी देखती हूँ। और वो मुझे ना, यहाँ मेरे पास थी जब कुछ दिन, तो वो मुझे मम्मी भी कहती थी। तो मैं, पता नहीं, सब बच्चों से ज़्यादा चाहत मेरी उसी के ऊपर है। तो मेरी दीदी ने अपने घर ले गई, मुझे संभाली, मेरे जीजा जी ने संभाले, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, सब ने मुझे संभाला। फिर उसके बाद में जब मैं सही हूँ, आज भी मैं सही हूँ, तो सब मेरे साथ खड़े। तो अब मैं बता रही हूँ कोर्ट का मैटर। कोर्ट में आज तक मेरा कोई मैटर नहीं है। ये अभी 5 सालों में अब डिसाइड हो गया है मेरा मैटर, टोटल कोर्ट से मैटर ख़त्म हो गया है। मुझे पर मंथ पैसे मिलते हैं। और गिरधारी ने जो कोर्ट से ले जाऊंगा लगाया था, तो जब 5 साल हो गए, हमारा केस कोर्ट से खारिज हो गया। मतलब सब कुछ मेरे फेवर में आ गया, मैंने सबूत जब दे दी वहाँ पे।
तो अब लोग सोचते होंगे कि मैं समाज के ग्रुप में या इधर उधर वीडियोस क्यों डाल रही हूँ। तो अब मेरा आप लोग सब वीडियोस देखिएगा। मेरा एक ही सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि एक ही बार बताऊंगी, अब समझ लीजिए प्लीज़। अब बार बार मेरे मुझसे कोई सवाल मत करिए फालतू का। तो मेरा सबसे समाजी बंधु से सबसे विनम्र निवेदन ये है कि अब मैं क्या चाहती हूँ गिरधारी से। अब मैं ये चाहती हूँ कि कोर्ट से जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरी ज़िंदगी में कब तक मिलता रहेगा, जब तक मैं शादी ना करूँ। और मैंने ठान ली हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। पर लाइफ में मेरे मम्मी पापा क्या मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही देखना चाहेंगे अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं कि गिरधारी सामने आकर जो बोल दे मैं वो ही करूँगी। वो अगर बोल दे सामने आकर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो ये मेरा पूरा मुहिम किस चीज़ का चल रहा है जो समाज के ग्रुप में मैं इधर उधर वीडियोस डाल रही हूँ। मेरा मुहिम सिर्फ ये है कि मेरा कोर्ट में कोई मैटर नहीं चल रहा है। अब मैं सामाजिक तरीके से अपना मैटर शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ कि समाज में तुम आओ बैठो, हम कोर्ट से, अब इसके बाद कोर्ट का क्या प्रोसेस होगा कि मैं लगाऊंगी इसके ऊपर बहुत सारे केस, दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, और ये केस कितने साल चलेंगे? 10 साल। गिरी सी गिरी हालत में 10 साल पकड़ लो, तो मैं 10 साल तक अपनी ज़िंदगी खराब कर लूँ क्या? जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो धूर्त बुद्धि के हैं, जिनको मैं 50 बार, कई पढ़े लिखे भी धूर्त बुद्धि के हैं जो मुझे कोर्ट का रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए तो मुझे हंसी आती है कि कोर्ट की बात मत किया करो। तो मैं जो भी केस लगाऊंगी इसके ऊपर वो चलेंगे 8-10 साल, ठीक। और फिर अगर मैं डिवोर्स का भी लगाती हूँ, मुझे तो डिवोर्स नहीं चाहिए, तो मैं डिवोर्स का भी लगाती हूँ तो वो भी चलेगा 8-10 साल। तो बताइए मेरी लाइफ क्या। अब आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं ग्रुप में क्यों डाल रही हूँ ये सब कुछ। तो मैं ग्रुप से, सजाती बंधु से, सामाजिक बंधुओं से ये चाहती हूँ कि गिरधारी को और मुझे, हमारे परिवार को, गिरधारी के परिवार को आमने सामने बिठा लिए और गिरधारी से ये पूछिए कि गिरधारी तू चाहता क्या है। अगर गिरधारी कहता है नहीं रहना चाहता, तो वो उसके लिए भी हम नहीं रहना चाहता, तो फिर उसके लिए हम, वो नहीं रहना चाहेगा तो मैं ज़बरदस्ती क्यों रहूँगी फिर। वो और मैं दोनों मिलके हम दोनों कोर्ट चले जाएंगे, फिर कोर्ट में प्रोसेस होगी ना बाकी सब, पर वो जल्दी हो जाएगी, साल 6 महीने के अंदर में हो जाएगी। तो मैं बस ये चाहती हूँ हमारे समाज से, समाज कोई समाज को आप कम मत समझिए, समाज बहुत कुछ कर सकता है। समाज के पास इतनी पावर, इतनी ताकत है। सबसे पहले तो पंचायतें ही बिठा ली जाती थी ना, जब कानून इतना वो नहीं था, तो पंचायतें बिठा ली जाती थी ना, सरपंच लोग को बिठाल के, बड़े बुजुर्गों को बिठाल के पंच बिठा ली जाती थी, फिर फैसला होता था। तो आज भी तो हम वही कर सकते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे जो भी वरिष्ठ हैं उनको बिठाल के बातें हो सकती है। और बात करने से ही सोल्यूशन निकलता है, बात करने से ही सारी बातों का सोल्यूशन निकलता है। तो मैं इसीलिए, बात ही तो करना है मुझे, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। पर गिरधारी छुपता फिर रहा है। वो सोच रहा है कि अब ये कोई मुझ पे केस करेगी तब निकल के बिल से वो बाहर आएगा, फिर वो एडवोकेट्स को पैसे खिलाएगा, फिर वो खरीदेगा। जैसे अभी अभी पिछले दिनों मैंने, पुलिस जब पिंकी आई थी तब हम लोग ने केस किए, तो वो पुलिस वाले को इनने फिर सेट कर लिया। तो मैं कोर्ट से जाऊं, ये चाहते हो आप लोग। ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम ना आप लोग को, प्लीज़ जो नहीं है समझदार तो मत बोलिए। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। आप जस्टिस मांगने जाओगे ना, तो आज भी लोग, मेरे सामने एक माता राम, आज लड़ते लड़ते 50 साल हो गए उनका, आज भी वो कोर्ट आती है, और हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वो वाइफ उसकी बुढ़ी हो गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं फंस के रहूं? मतलब गिरधारी तो मस्त रह रहा ना वो औरत के साथ। और हाँ, एक बात और मैं बोल दूं, गिरधारी ने उन 2 औरतों का भी अबॉर्शन करवाया, 2-2, 3-3 बार अबॉर्शन करवाया। तो अब गिरधारी के ऊपर सुषमा और सुषमा की माँ बहुत प्रेशर डालती, जैसा कि पिंकी बता रही थी कि बच्चे लाओ, बच्चे लाओ।
ताकि गिरधारी फंसे ना। मतलब मैं लीगल वाइफ हूँ, जब मैं ऐसा सोच रही थी तो वो तो भाग उड़ के आई हैं, तो उसकी माँ और सुषमा कितना प्रेशर डाल रही है, और उनकी भी शादी को मतलब उनके भी भाग उड़ के आने को 4-5 साल होने ही वाले, तो वो लोग प्रेशर डाल रहे बच्चे ला करके। अगर गिरधारी ने धोखे से बच्चे लाया तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी रिकॉर्ड सर्च करने के लिए। कहीं से भी रिकॉर्ड ले आऊंगी, पर ले आऊंगी, कहीं तो उसका डिलीवरी होगी। तो इतना भी दम रखती हूँ मैं। शादी तो कर नहीं रही हूँ। गिरधारी जिस तरीके से मैंने पिछले, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ। मेरे पिछले 1 घंटे के वीडियो में कुछ धूर्त लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे वीडियोस ग्रुप में मत डालो। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपको, उस वो पूरी रियलिटी है, उस पर कोई बनावटी चीज़ नहीं है। और मैं जो भी बोलती हूँ उसमें रियलिटी होती है। जो रटा रटाया बना बुनाया चीज़ें बोलते हैं तो उसमें देखना पड़ता, गलतियाँ होती बहुत सारी। पर मैं जो भी चीज़ बोलती हूँ वो मेरे पूरी रियलिटी है, इसलिए मेरे दिल से निकलता है। तो लोगों को अगर उसमें कुछ भी ऐसा लगा होगा कि मैं बनावटी होंगी या फिर मैं अश्लीलता फैला रही हूँ, तो सुनिए मिस्टर, जो भी है, जो मेरी बातों को पसंद नहीं कर रहा है, तो टीवी में इतने सारे एड्स आते हैं। आज मैं एक और बात अब खुल के बोलती हूँ। बोलते हैं कि बोले शादी करने के लिए वहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके सामने ऐसा वीडियो क्यों डाल रहे हो। अरे तो बच्चे बच्चियों को सीखने को भी तो मिलना चाहिए कि ऐसा भी होता है। इसलिए अभी से तुम लोग सतर्क हो जाओ। झूठ बोल के किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि वो बच्ची आज सोचे, 10 बार सोच के शादी करे। और मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे पढ़े लिखों से शादी करो। पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, और जो रियल में पढ़े लिखे, धक्का चाप पढ़ाई वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो रियल में पढ़े लिखे हो, तुम भी पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे आपस में शादी करो। भले रही बात रोजी रोटी की, रोजगार की, तो आपस में मिल के कुछ भी करो। बहुत सारे रोजगार मिल जाते, पर अच्छी लाइफ जियो और खुश रहो। ड्यूटी के पीछे मत भागो। और ये नौकरी वाले ना 1 नंबर के दुष्ट होते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही मैं, पर ज़्यादातर जमीन में लगे नौकरी और पिताजी की नौकरी, ये वाले ज़्यादातर तो मतलब बेकार ही होते हैं। इनके पीछे मत भागना, ये बहुत बेकार लोग हैं। मैं तो बहनों से यही कहूँगी, मेरी बच्चियों से यही कहूँगी, और मेरे भाइयों से जो अभी नौजवान हैं और जो मतलब कुछ भी नहीं करते, वो घबराइए मत। आप कुछ नहीं करते, बस अपना नेचर अच्छा बनाए रखो, आपको आपकी जोड़ी ज़रूर मिलेगी। और मेरी बच्चियाँ भी समझदार है ग्रुप में। जो मैं एक ही बात कहूँगी, बेटियों बेटे बच्चे, कि अच्छे लड़के देखो, अच्छे लड़के ऐसे कि जो तुम्हें समझ सके और तुम उनको समझ सको, और दोनों अच्छे से रहो। एक दूसरे का साथ मत छोड़ना कभी भी, जो भी शादियां होगी जिसकी भी। और नौकरी वाले के पीछे मत भागना। और मैं जिनकी नौकरी नहीं है, मेरे भाइयों को ये बोलना चाहूँगी कि कुछ तो इतना करिए कि लड़की आपको देख के ही एक ही बार में बोल दे कि नहीं, मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। कुछ तो गट्स लाइए अपने अंदर, कुछ तो क्वालिटी लाइए। नौकरी मत करिए, मैं ये नहीं कह रही, कुछ भी करिए लाइफ में, पर एक अच्छे इंसान बनिए ज़रूर। लड़की मिलेगी आपको, अच्छी से अच्छी लड़की मिलेगी। एक बार अपने अंदर क्वालिटी ले आइए। बस धन्यवाद, मैं इतनी कहना चाहूँगी। और मैं किसी से भी ये नहीं कहूँगी कि आप कोर्ट तक जाओ, किसी से भी नहीं कहूँगी। सबसे पहले मैटर आपका अपने परिवार में सुलझाओ, फिर उसके बाद में परिवार से नहीं समझ रहा है तो अपने सजातीय बंधुओं को, सामाजिक बंधुओं को आप बुलवाइए, उनसे सॉर्ट आउट करवाइए। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी कोई भी मत जाइए। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं खुद इसीलिए बोल रही हूँ। और लोग जो मुझे उपदेश दे रहे हैं कि आपका मैटर न्यायालय तक जाएगा, न्यायालय में ले जाओ, न्यायालय में ले जाओ, तो मैं क्यों ले जाऊँ न्यायालय में। मैं नहीं ले जाना चाहती न्यायालय में, बस इतना ही कहती हूँ। और मेरा जो पिछले 1 घंटे का वीडियो है, मैं आपसे कहती हूँ कि उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। उसमें सब रियलिटी बताई हूँ। जो मेरी बेटियों के साथ कल होने वाला है, वो आज खुद सुन के, देख के, और मेरे भाई भी तो देखेंगे। मेरे जो नौजवान भाई है, जो मेरे भाइयों से मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग दिल के अच्छे बन जाइए, और जिनसे आप शादी करेंगे ना, उनको अच्छे से रखिए। बहुत मिन्नत करके माँ बाप बहुत मुश्किल से बच्चियों को पढ़ाते पालते पोसते हैं। फिर इसीलिए तो लड़कियां एजुकेटेड हो रही है,
और इसीलिए वो डिपेंडेंट होना चाह रही है, पैर में खड़े होना चाह रही है। कि समाज में बहुत सारे केस वो देख रही हैं लड़कियां। मेरे केस से खुद मेरी बहनों को सीखने को मिला। उन्होंने मेरे गृहस्थ जीवन से ये सीखा कि एक बेबी जल्दी से जल्दी लेके आ जाए ताकि वो जुड़े रहें। तो मैं मेरे भाइयों से और मेरी बच्चियों से और मेरे बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, ग्रुप में जब मैं ये वीडियो डालूँगी तो सब सुनिए, मुझसे डिमोटिवेट मत होइए, मुझसे कुछ सीखिए। मैं इसीलिए ये सोशल अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ कि आप शादी से डरिए मत, पर शादी सोच समझ के करिए। मैं हर माँ बाप को भी यही कहना चाहती हूँ कि ड्यूटी वाले के पीछे मत भागिए। ड्यूटी वाले की आपसे 1760 डिमांड रहेगी कि आप ये करो, आप वो करो। अब बच्चियाँ इतने नाजों से पली बड़ी हैं आजकल, तो आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से पली बड़ी हैं। आप गांव में भी जाके देखेंगे, ये तो हर बच्चियाँ पढ़ रही लिख रही है, तो उनके सपने बड़े हो गए। और गांव में तक लड़कियां इतनी जॉब में निकल रही हैं आगे, कोई स्टाफ नर्स है तो कोई पुलिस में है, सारे जगह की बच्चियां अच्छा अच्छा कुछ करके दिखा रही हैं। तो उनकी सोच को प्लीज़ बुरा मत कहिए कि आप लोग कहते हैं कि बेरोजगार भाई पढ़े हैं, उन लोगों को कोई शादी नहीं कर रहा है, उनसे पढ़ी लिखी लड़कियां होशियारी मार रही है, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी है, पढ़ी लिखी वैसी है। तो क्या करें, समय की ये डिमांड है। मेरे जैसे मेरी अगर जॉब होती तो क्या आज मैं परेशान होती? मैं तो डिलीवरी के बाद से बीमार हूँ ना, तो बीमार में मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए? मैं सिर्फ अपनी लॉ की स्टडी करके आगे कुछ करूँगी, वो भी बैठे बैठे कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकती। तो आज मेरी जॉब होती कहीं पे तो क्या मुझे पति परेशान करता इतना परेशान करता क्या मुझे पति? हाँ, लड़कियां ऐसी भी समझदार हैं जो जॉब वाली भी है और ऐसे पढ़े लिखे इंसान से शादी कर रही है जो मतलब कुछ भी नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी मेरी बहनों से कि लड़कियां बहुत आसानी से नौकरी लग जा रही है, और लगो मेरी बहनों, ताकि आप फ्यूचर में कभी परेशान मत हो। और मैं यही चाहूँगी आप लोग के लिए कि अच्छे लड़कों का हाथ थामो, पढ़े लिखे लड़कों का हाथ थामो, और समझदार लड़कों का हाथ थामो। भले आप जॉब में हो तो भी जॉब जॉब के पीछे मत भागिए कि लड़की भी जॉब में है तो चाहिए कि जॉब वाले से ही शादी करें। नहीं नहीं, अच्छी कोई एक भी होना जॉब वाला तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, पर समझदारी रखना। और लड़कों की जॉब लगती है तो वो उनकी डिमांड तो हाई फाई हो जाती है, ये कोई क्यों नहीं सवाल करता। जब लड़कों की जॉब लगती, लड़कियों को कितने लोग को आपने देखे होंगे कि कई बेरोजगारों से शादी करी है जॉब वाली लड़कियों ने, घर जमाई लाई है कई जॉब वाली लड़कियों ने। और लड़के लड़के अगर जॉब में होंगे ना तो उनके नखरे सातवें आसमान में रहते हैं, कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, इतने नखरे बताते हैं लड़के जॉब वाले। तो भाई दोनों बैलेंस बना के रखो समाज में। लड़कियों को भी बुरा मत कहो, अगर वो पढ़ लिख रही है तो पैर में खड़ा होना चाहती है तो उनको भी बुरा मत कहो। और मैं कहूँगी बेरोजगार भाइयों को भी कोई बुरा मत कहो, बैलेंस बना के रखो हर चीज़ में। और मेरे वीडियोस आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होगी, मैं ये वादा करती हूँ। अश्लीलता क्या है, जो रियलिटी है वही तो मैं बता रही हूँ। कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो उसको शर्म नहीं आ रही, मेरे बताने में शर्म आ रही है। मैं कोर्ट के भी सामने तो यही बात बताऊंगी ना। जब कोर्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, जब हम जज साहब के सामने जाते हैं, वहाँ पे तो इतने सारी पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वकील्स होते हैं। जब मैं उनके सामने ये सब कह सकती हूँ, उनके सामने कहा है, तब तो मेरी कहने की हिम्मत आई है, तब तो मैं कह रही हूँ आप सबके सामने। इसमें कोई अश्लीलता नहीं, इसमें सोशल अवेयरनेस है जो मैं फैला रही हूँ। और प्लीज़ अवेयर हों मेरे चीज़ों से, मेरी बातों से। और जो इंसान को करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं बोलूँगी और बोलते रहूँगी। धन्यवाद।